नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। यकीन मानिए पीटी और मेंस के बहुत सारे हिस्से को कवर करता हूँ मैं इस पेपर में। आज का जो अपना आर्टिकल है वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए निष्पक्ष होकर मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप भी निष्पक्ष होकर सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपने जाति धर्म को थोड़ा सा साइड में रखकर। आज का अपना आर्टिकल है आरक्षण से संबंधित। आरक्षण जायज़ है नाजायज़ है, इस चीज़ को लेकर बातचीत चल रही है। क्यों? क्योंकि जातिगत जब से जनगणना हुआ है तब से ये टॉपिक फिर से चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर डिटेल में आर्टिकल आया था, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। साथ ही आज बहुत सारे न्यूज़ हैं। कौन कौन सी न्यूज़ हैं? तो सबसे पहला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज से सुप्रीम कोर्ट बैन। सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ था, 5 जजों का संवैधानिक पीठ था, उसने बोला कि जो सेम सेक्स मैरिज होता है, समलैंगिक विवाह होता है, उसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम लीगलाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका तात्पर्य ये नहीं कि उन्होंने लीगलाइज नहीं किया है। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने अब गेंद किसके पाले में डाल दिया है, उन्होंने विधायिका के पाले में डाल दिया। विधायिका को बोला कि भाई साहब ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, जिसको लेकर पिटीशन डाला गया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट एक एक्ट है, एक चिड़िया का नाम है जो मैं बताऊंगा कौन सी चिड़िया है। उस एक्ट में उन्होंने बोला कि ये जो पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि ये एक्ट भेदभाव करता है हमारे साथ, और ये एक्ट भेदभाव इसलिए करता है और इसके कारण से हम लोग शादी विवाह नहीं कर पाते हैं, गे कपल नहीं कर पाते हैं या लेस्बियन कपल नहीं कर पाती हैं। तो इसको लेकर वहाँ पर पिटिशन डाला गया था और उस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो ये हमारा काम ही नहीं है। बाकी बात रही स्पेशल मैरिज एक्ट की, स्पेशल मैरिज एक्ट की, तो ये एक्ट जो है ये पूरी तरीके से संवैधानिक है। इस एक्ट में कोई भी ऐसा चीज़ खराब नहीं है। और अगर इस एक्ट में कुछ शब्दों को जोड़ना है, जैसे अभी वो उसमें जुड़ा हुआ है पति पत्नी या लड़का लड़की शादी कर सकते हैं, लड़का लड़की शब्द लिखा हुआ है, मेल और फीमेल शादी कर सकते हैं, तो ये शब्द जोड़ने का काम हम नहीं कर सकते हैं। ये किसका काम है? तो ये विधायिका का काम है और विधायिका को ही करना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार के विधायिका पर उसने छोड़ा है कि आप किस प्रकार से अपने यहाँ इस चीज़ को लीगलाइज करते हैं या किस प्रकार से इसमें परिवर्तन करते हैं। क्यों उन्होंने छोड़ा? तो इसके पीछे एक और रीज़न है। अपने यहाँ जो विवाह है वो विवाह क्या होती है, कल भी मैंने बताया था, एक संस्था है। जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, समाज के द्वारा मान्यता दिया जाता है इस चीज़ को। और विवाह होने के साथ ही आपको बहुत सारे वैधानिक राइट्स भी मिल जाते हैं, जैसे ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने से लेकर, गोद लेने से लेकर, संपत्ति में उत्तराधिकार से लेकर बहुत सारे चीज़ों में आपको अधिकार कब मिलते हैं? जब आप विवाह करते हैं तब मिलता है। और इसीलिए और कारा जो है, कारा एक और बॉडी है, आपको पता होगा, ये गोद लेने संबंधी चीज़ों को नियमित करता है। तो गोद लेने से संबंधित प्रावधान है या फिर आपका जो अभी मैंने बोला संपत्ति का प्रावधान है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब कुछ कब मिलता है? तो शादी के बाद मिलता है, विवाह के बाद मिलता है। तो ये सब कुछ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम इसको लीगलाइज नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं, ये काम विधायिका का है और विधायिका को ही करना चाहिए। फैसला ये आया है। ओके, तो अब देखते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो इतनी चिड़ियाँ उड़ रही है, इसका क्या है भाई प्रावधान। स्पेशल मैरिज एक्ट कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया, तो क्या ये अलग है और क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है, क्या इसके विशेष प्रावधान है, और ये संवैधानिक है। संवैधानिक का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कतई नहीं बोला कि ये एक्ट भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये बिल्कुल लीगल है और इसमें कोई खामी नहीं दिखती हमें। अगर इस एक्ट में कुछ परिवर्तन करना होगा तो वो परिवर्तन करने का काम किसका है? तो वो परिवर्तन करने का काम विधायिका का है, विधायिका का है, न कि सुप्रीम कोर्ट का। तो अब देखते हैं जरा SPEC को, स्पेशल मैरिज एक्ट प्रावधान क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष पर्सनल लॉ, जिसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के रूप में जाना जाता है, अंतर धार्मिक युगलों को विवाह के लिए धार्मिक कानूनों का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। आपको ये पता होगा कि अपने यहाँ आपराधिक जो होता है, जो फौजदारी कानून है, उसमें तो समानता है, वो सभी पर एक समान लागू होता है। लेकिन अपने यहाँ जो आपका सिविल राइट्स है, जो सिविल राइट्स बोल रहा हूँ, जो सिविल कानून है, जो आपका फौजदारी से इतर की कानून है, जो मुकदमे क्राइम वाले कानून नहीं है, उनसे इतर जो कानून है, उस कानून में धार्मिक आधार पर भेदभाव है। यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून हो सकता है, हिंदुओं का अलग कानून हो सकता है, क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून हो सकता है, पारसियों के लिए अलग कानून हो सकता है। इसी को तो एक करने की बात जब हम करते तो हम CAA की बात करते हैं,
ओके, सीए नहीं, सॉरी यूसीसी की बात करते, मैंने सीए बोल दिया, यूसीसी की बात करते, यूनिफॉर्म जो सिविल कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी बात जब करते तो उसका तात्पर्य यही होता है कि जो सिविल कानून है भारत में, दीवानी कानून जिसको कहा जाता है, उसको एक करने की बात करते हैं। तो विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक वगैरह को लेकर अलग अलग कानून है भारत में। तो उसी के तहत एक और कानून बनाया गया था 1954 में, जो क्या है, धर्मनिरपेक्ष कानून माना जाता है इसको, विशेष विवाह अधिनियम माना जाता है, स्पेशल मैरिज एक्ट माना जाता है उसको। ओके, 1954 में एक भारतीय कानून है जो विभिन्न धर्मों अथवा जातियों के लोगों के विवाह के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और क्या है, यह नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है, जिसमें राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी एवं वरीयता प्रदान करता है। भारत में जो भी मैरिज एक्ट है मैक्सिमम क्या है, तो धर्म से संबंधित है। लेकिन एक एक्ट ऐसा बनाया गया था जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके तहत धर्म मायने नहीं रखता, जाति मायने नहीं रखती, इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन शादी की मान्यता किस एक्ट के तहत दी जाती है, तो 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसी के तहत दी जाती है। और इसी के तहत उन्होंने पिटीशन डाला था कि ये एक्ट हमारे साथ भेदभाव करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ये एक्ट सही है। अगर आपको इसमें जोड़ना है, यानी कि जो LGBTQ समुदाय होते हैं, जो अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता देना है, तो ये काम विधायिका का है, हम नहीं कर सकते हैं। ओके, भारतीय प्रणाली जिसमें नागरिक और धार्मिक दोनों तरह के विवाह को मान्यता दी जाती है, धार्मिक विवाह को भी मान्यता अपने यहाँ और नागरिक विवाह को भी मान्यता है। अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में जाएंगे तो केवल और केवल नागरिक विवाह को मान्यता है, वहाँ पर धार्मिक विवाह को वहाँ पर मान्यता नहीं होती है। ब्रिटेन के 1949 के विवाह अधिनियम के कानूनों के समान ही है। मूल प्रावधान इसमें क्या है, प्रयोज्यता। इस अधिनियम को प्रयोज्यता पूरे भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और जैनियों, बौद्धों सहित सभी धर्मों पर लागू होता है ये स्पेशल मैरिज एक्ट। और क्या है, विवाह की मान्यता का क्या बात है इसमें, तो यह अधिनियम विवाहों को पंजीकरण का प्रावधान करता है, जो विवाह को कानूनी मान्यता देता है। विवाहित जोड़े को कई कानूनी लाभ और सुरक्षा जैसे कि विरासत का अधिकार, उत्तराधिकार संबंधी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। ये सब कुछ आपको विवाह के पश्चात मिलता है, उससे पहले ये सब सुविधा नहीं मिलती है। इसीलिए जो ये LGBTQ कपल हैं, ये मांग करते कि हमें विवाह का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे वैधानिक अधिकार हैं जो उनको नहीं मिल पाते। वो साथ में तो रहते हैं लेकिन उनको इन एक्ट से वंचित होना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे को गोद लेना भारत में LGBTQ समुदाय के लिए पॉसिबल नहीं है, लेस्बियन कपल के लिए या गे कपल के लिए वो चीज़ संभव नहीं है। लेकिन कोई एक व्यक्ति सिंगल है तो वो ले सकता है गोद, बच्चे को कोई एक व्यक्ति ले सकता है गोद, लेकिन ये जो कपल होते हैं लेस्बियन और गे कपल, ये नहीं ले सकते हैं गोद। तो इसको लेकर भी उन्होंने किया था कि ये तो मानवीय गरिमा के साथ उल्लंघन है, तो इसको लेकर भी उन्होंने पिटीशन किया था। यह बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है तथा विवाह को अमान्य घोषित करता है यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित था, यदि उनमें से कोई भी मानसिक विकार के कारण विवाह के लिए वैध सहमति देने में असमर्थ था तो। ओके, लिखित सूचना क्या है, अधिनियम की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि पक्षों को जिला के विवाह अधिकार को लिखित सूचना देनी चाहिए तथा इस तरह की अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व कम से कम 30 दिन से कम एक पक्ष जिले में रह रहा हो। अधिनियम की धारा 7 किसी भी व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के समाप्ति से पूर्व विवाह पर आपत्ति जताने की अनुमति भी देता है। आयु सीमा क्या है, पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। विधि आयोग ने बोला है कि चेंज करके दोनों को 21 वर्ष करना चाहिए, आपको पुरुष और महिला दोनों को 21 वर्ष करना चाहिए। पर्सनल लॉ से भिन्नता है। पर्सनल लॉ का तात्पर्य क्या होता है, सभी धर्मों के लिए अपने अपने विवाह के पर्सनल लॉ होते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू विवाह अधिनियम है, उनसे अलग है ये धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष ये धर्म कानून है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे पर्सनल लॉ में पति या पत्नी को विवाह से पूर्व दूसरे के धर्म में परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लॉ है विवाह का, और जो मुस्लिम लॉ है इसमें आपको धर्म परिवर्तन की अनिवार्यता होती है। लेकिन जो विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें धर्म परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं होती है। हालांकि ऐसे में अपनी धार्मिक पहचान को छोड़े बिना या धर्म परिवर्तन का सहारा लिए बिना अंतर धार्मिक या अंतर जातीय जोड़े के बीच विवाह को सक्षम बनाता है। हालांकि एसएमए के अनुसार एक बार विवाह करने के पश्चात व्यक्ति को विरासत के अधिकार के संदर्भ में परिवार से अलग मान लिया जाता है। एसएमए से संबंधित मुद्दा क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी होता है। विवाह पर आपत्तियाँ,
यानी कि विशेष विवाह अधिनियम के साथ मुख्य मुद्दा में से है विवाह के खिलाफ उठाई जाने वाली आपत्तियों का प्रावधान। इसका उपयोग अक्सर सहमति देने वाली युगलों को परेशान करने, उनके विवाह में देरी करने या विवाह होने से रोकने के लिए किया जा सकता है। जनवरी 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को रद्द कराना चाहते हैं, वे विवाह करने के अपने निर्णय के 30 दिनों के अनिवार्य नोटिस को प्रकाशित नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी हैं। नोटिस प्रकाशित करने की आवश्यकता को गोपनीयता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह युगल की व्यक्तिगत जानकारी और विवाह करने की उनकी योजनाओं का खुलासा कर सकता है। एक नोटिस जारी की जाती है स्पेशल मैरिज एक्ट के बाद। सामाजिक कलंक क्या है? तो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह अभी भी भारत के कई हिस्सों में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते हैं, और जो युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना चाहते हैं, उन्हें अपने परिवार और समुदाय से सामाजिक कलंक और भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया था, अब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि भारत में हमने क्या किया, संविधान बनाने के पश्चात ही आर्टिकल 44 में ये चीज़ लिखकर छोड़ दिया कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाएगा। हमने इसको लागू नहीं किया। संविधान निर्माता में सबसे प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे कि यूसीसी लागू हो। आज के सो कॉल्ड आपको सेकुलर लोग बोलते मिलेंगे कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। जिसने संविधान बनाने में सबसे मुख्य भूमिका अदा की, उसी का मानना था कि संविधान ये यूसीसी लागू होना चाहिए भारत में, लेकिन भारत में लागू नहीं किया गया इसको। हमने क्या किया, हमने अलग अलग उस समय धार्मिक कानूनों को मान्यता दे दी, विवाह और तलाक से संबंधित धार्मिक कानूनों को मान्यता दे दी। तो अब धार्मिक कानून तो बन गए। अब कोई इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट शादी करना चाहे तो उसके लिए तो कोई कानून ही नहीं था भारत में। तो फिर भारत में 1954 में एक कानून बनाया गया जिसको कहा गया स्पेशल मैरिज एक्ट, जो किसी भी जाति, जो किसी भी कानून, जो किसी भी धर्म से बंधा हुआ नहीं है, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज को या ऐसे कपल को मैरिज को बढ़ावा देता है जो किसी एक धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसी के तहत तो गे कपल और लेस्बियन कपल भी आना चाहते थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसमें शामिल हम नहीं कर सकते हैं, आपको ये विधायिका का काम है, विधायिका आपको कर सकती है। ये एक्ट में कोई दिक्कत नहीं, ये एक्ट बिल्कुल परफेक्ट है और ये सही काम कर रहा है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। विशेष रूप से छोटा सा तो समझ में आ ही गया होगा। अगर पीटी में 2-4 लाइन में फैक्ट पूछ लेता है तो आप तो कर ही पाएंगे ना इसको, इतना तो आसान है ये। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते, जो है आज का आर्टिकल। और आज का आर्टिकल थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे डिस्कस करना है, थोड़ा सा लंबा होगा तो क्या होगा, लेकिन मुझे करना है। ओके, चलिए देख क्या है आर्टिकल आज का। और ये सब पीडीएफ अगर चाहिए होता है आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का और ये सब, तो आपको 199 पर मंथ का ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्री में ये सब पीडीएफ, फ्री में क्या 199 ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है और आंसर वगैरह आपके चेक हो जाते हैं। भारत में आरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार, ये कहाँ पर आया था, तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और उसी का ये डिटेल में है ये। तो देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आरक्षण क्या, मैं आरक्षण मुझे मिलता है क्या? नहीं, मुझे नहीं मिलता है। मैं उस वर्ग में नहीं आता हूँ जो आरक्षित होते हैं, मुझे नहीं मिलता है। इसका लाभ किसी भी रूप में नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं मिलता है। तो दूसरी चीज़ ये कि क्या मैं इसका समर्थक हूँ? हाँ, मैं इसका समर्थक हूँ, विशेष रूप से हूँ। हाँ, मैं हूँ। और पहले मैं नहीं करता था, जब मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी इतनी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसका समर्थन किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है। लेकिन उसमें जुड़ा हुआ है मेरे साथ बट जुड़ा हुआ है, कंडीशन जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जब भी मैं बात करता हूँ इस चीज़ पर तो मेरे साथ कुछ कंडीशन जुड़े होते हैं। मैं हमेशा जोड़ देता हूँ कि क्या सभी को मिलना चाहिए? नहीं, सभी को नहीं मिलना चाहिए। जो लक्षित आरक्षण का हमने लक्ष्य रखा है कि टारगेटेड रिजर्वेशन देना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं वही इसी चीज़ को मानता हूँ। टारगेटेड रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जिसको ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए। हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है। हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको परम आवश्यक होता है। ओके, तो उनको मिलना चाहिए। पहले बात तो मैं अपना एजेंडा क्लियर कर देता हूँ, मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। अब पढ़ते हैं इसको कि क्या है ये। एक अच्छा लोकतंत्र नागरिकों को तौलता नहीं बल्कि गिनता है। जमहूरियत एक तर्ज ए हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अल्लामा इकबाल का है ये। यह हर कोई समान देखा जाता है, उसका मूल्यांकन व्यक्तियों के रूप में किया जाता है, समूह के सदस्य के रूप में नहीं। चुनौती इसमें है कि इन आदर्शों और यथार्थ के बीच खाई को प्रत्येक समाज किस प्रकार नीति के माध्यम से पाटने की कोशिश करता है। लेकिन क्या रोजगार और शिक्षा के लिए आवेदकों के बीच भेदभाव करना समानता प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी नीति साधन है? रोजगार और क्या बोला है, शिक्षा के लिए आवेदकों के बीच में अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, क्या उसके कारण से आपका समानता स्थापित हो जाएगा? समानता स्थापित करने का क्या एकमात्र पैमाना यही है कि रोजगार में भेदभाव किया जाए, शिक्षा में भेदभाव किया जाए, उसी समाज में समानता स्थापित हो जाएगी क्या? और दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाता है, क्या आरक्षण जो है वो जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए लाया गया था ना? तो ये कतई नहीं हो सकता। 1000 वर्षों तक भी आरक्षण रहेगा तो उससे जाति प्रथा कभी ख़त्म नहीं होगी।
जाति प्रथा खत्म करने के तौर पर इसको लाया ही नहीं गया था। इसको लाया इसलिए गया था कि समाज के वंचित और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आगे लाया जाए, जिनके साथ हजारों सालों से भेदभाव होता आ रहा है उनको आगे लाया जाए, उनको सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा सहूलियत मिल जाए। आप इमेजिन कीजिए, घर में ही 4 बच्चे होंगे, अगर एक बच्चा बहुत कमज़ोर होगा तो उसको विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको कुछ विशेष खाने की ज़रूरत पड़ती है, पोषण की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो बाकी 3 बच्चों का थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसको दे सकते हैं। तो यही आरक्षण का मूल सिद्धांत है, यानी कि इक्वालिटी समानता नहीं होती है। इस टर्म को ध्यान में रखिएगा, इक्वालिटी समानता कतई नहीं होती है। इक्वालिटी का तात्पर्य होता है कि ठीक है सबको समान रूप से एक ही चीज़ को बांट दो, लेकिन हो सकता है किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो। अब 4 उम्र के लोग हैं, एक है 12 साल का, एक है 20 साल का, एक है 21 साल का और एक है 6 साल का। सभी को आप 4-4 रोटी बांट दीजिए, देखिए चारों खाते हैं कि नहीं। इसमें से एक भूखा रह जाएगा, एक खा खा के मर जाएगा। ये क्या मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं कि समान डिस्ट्रीब्यूशन होना हमेशा समानता नहीं होता है। समान रूप से सबको सब कुछ बांट देना हमेशा समानता नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, तब जाके समानता स्थापित होती है। यही आरक्षण का मूल सिद्धांत था। आरक्षण का मूल सिद्धांत जाति प्रथा को मिटाना कतई नहीं था और मिट भी नहीं सकता इसके द्वारा जाति प्रथा। आरक्षण दरअसल में जाति प्रथा को और मजबूत कर देती है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये जो समानता होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किया जाता है। इसलिए किया जाता है थोड़ा सा भेदभाव करके कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनको ज़रूरत होता है, लेकिन उसमें इफ़ एंड बट लगा हुआ है। इफ़ एंड बट लगा हुआ है, निसंदेह होकर बोलना चाहिए कि हर जाति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समृद्ध हो जाते हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। उनको छोड़कर उस जाति के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो ये आरक्षण के साथ सबसे बुरी चीज़ है। यानी कि एक ही कोई वर्ग है, एससी वर्ग है, एक ही कोई एससी वर्ग है, एक बच्चा रह रहा है गांव के बिल्कुल पिछड़े हुए गांव के इलाकों में, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, सरकारी कॉलेज से पढ़ा है, खुद से मेहनत करके आया है और कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी पीसीएस दे रहा है। मान लीजिए एक कोई बच्चा दिल्ली में रह रहा है, उसके माँ बाप भी गवर्नमेंट जॉब में थे और उसने बहुत अच्छी दिल्ली के सबसे अच्छी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया है और उसके बाद वो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए 2-2.5 लाख का कोचिंग भी करके आ रहा है। दोनों को आप एक ही कट ऑफ के आधार पर तोलेंगे तो ये इस एससी बच्चे जो गाँव में रह रहा था इसके साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक ही जाति के वर्ग के अंदर में भेदभाव करना भी ज़रूरी हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला कि जो एससी आरक्षण है इसमें भी क्या लागू करना चाहिए, इसमें भी आपको क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करना चाहिए। ओबीसी में इसीलिए क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया था कि ओबीसी में जाति ही जाति का शोषक बन रही थी। यानी कि कुछ जातियों को जो आरक्षण मिल गया, ऊपर उठ गए, उनके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो आरक्षण का लाभ अधिक उठा रहे थे। इसके बजाय जो गाँव में ओबीसी वर्ग के बच्चे रह रहे थे, जो पिछड़े हुए थे, जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे थे, मध्य विद्यालय, कन्या विद्यालय से पढ़ रहे थे, उनको नहीं मिल पा रहा था लाभ और वो पिछड़ जा रहे थे। एक ही कट ऑफ दोनों के लिए हो रहा था, 108 नंबर इसके लिए भी कट ऑफ, 108 नंबर उसके लिए भी कट ऑफ। तो इससे क्या हो रहा था, गांव के जो बच्चे हैं वो पिछड़ जा रहे थे। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया बिहार गवर्नमेंट ने, जहां पर ईबीसी में बांट दिया गया उसको, यानी कि ओबीसी के ही कुछ पिछड़े वर्ग जो होंगे वो ईबीसी के तहत आ गए और इससे क्या हुआ, कुछ सुविधा तो मिला ही। तो यानी कि आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन आरक्षण को सही से सब तक पहुँचाना जरूरी है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसको पहले दिया जाना चाहिए। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर आते हैं हम लोग कि शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता। आरक्षण नीतियां मुख्य रूप से शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक पहुंच को लक्षित करती हैं। हालांकि एक चिंता यह भी है कि ये नीतियां दीर्घकाल में शिक्षा और कार्यबल की गुणवत्ता समझौता कर सकती हैं, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय कोटा के आधार पर किया जा सकता है। प्रतिभा पलायन, कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण नीतियों से प्रतिभा पलायन है, ब्रेन ड्रेन की स्थिति बनती है। देश में उसको एमडी की सीट नहीं मिल रहा है, देश में उसको आईआईटी में सीट नहीं मिल रहा और प्रतिभाशाली है। सोचिए जनरल का कट ऑफ, मान लीजिए, अभी मैं पक्ष और विपक्ष दोनों पर आऊँगा, जनरल कट ऑफ गया है मान लीजिए 112 और उसका आया है 110 नंबर और उसको सीट नहीं मिली देश में, तो क्या करेगा, इतने नंबर पर तो कहीं बाहर उसको अच्छी से नौकरी मिल जाएगी, अच्छा सा सीट मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो क्या करेगा, फिर चलो अपना बाहर का मंडल लेके बाहर चलते हैं, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये ब्रेन ड्रेन का एक कारण बनता है, ऐसा तर्क दिया जाता है। ओके, जहां अनारक्षित श्रेणियां प्रतिभाशाली व्यक्ति आरक्षण प्रणाली के भेदभाव से बचने के लिए अध्ययन या काम की तलाश में विदेश का रुख कर सकते हैं, इससे देश के भीतर प्रतिभा की हानि की स्थिति बन सकती है। एक पॉइंट ये भी दिया जा सकता है, आक्रोश और विभाजन। आरक्षण कभी कभी क्या हमेशा इस समाज के भीतर सामाजिक व आर्थिक विभाजन पैदा करता है और ये कई सारे लोग मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पहली बार पता चलता है कि वो किस जाति का है जब वो 12th के बाद किसी कंपटीशन में बैठता है। तो
और ये सच भी है। जब उसको पहली बार पता चलता है कि वो उसके साथ जो पढ़ रहा था वो ओबीसी कैटेगरी का है और वो जनरल कैटेगरी का है, उसके साथ जो पढ़ रहा था उसका कम नंबर में सिलेक्शन हो गया और उसका नहीं हुआ। तो ये पहली बार आभास कब होता है? 12th के बाद जब कंपटीशन देते हैं तब। इसके कारण से कई बार ऐसे माना जाता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर आक्रोश उत्पन्न होता है, विभाजन क्रिएट होता है इसके कारण से। ओके, अभी ये पॉइंट्स हैं, फिर इसके पक्ष में भी पॉइंट आएंगे। यह विभाजन उन लोगों में आक्रोश उत्पन्न कर सकता है जो क्रियान्वयन नीतियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं और इससे सामाजिक एकजुटता और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अक्षमता और भ्रष्टाचार। आरक्षण नीतियां कभी कभी अक्षमता, भ्रष्टाचार और जाति प्रमाण पत्र में हेरफेर के कारण दूषित भी हो जाती है। ये मुद्दे प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं, विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लक्ष्यीकरण का अभाव है। अभी मैंने बोला टारगेटेड रिजर्वेशन का अपने देश में अभाव है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, जिसको मिल रहा है पिछले 2 पीढ़ी से वही इसका लाभ उठाता रहता है। तो ये भी एक अपने देश में टारगेटेड रिजर्वेशन में बार बार यूज कर रहा हूँ, यानी कि हर जाति हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नितांत आवश्यकता होती है इस चीज़ की कि उनको घर में किसी को एक को सरकारी नौकरी लगे, उनके घर में कोई एक अच्छा कॉलेज से पढ़े, ठीक है उनको रियायत के साथ लेकिन पढ़े, जिससे क्या हो पूरा परिवार समाज में गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए। बहुत ही ख़राब ज़िंदगी जीते हैं कुछ विशेष वर्ग के लोग, और ये ज़रूरी होता है। आरक्षण दरअसल में उन्हीं के लिए लाया गया था, लेकिन इसका बेनिफिट सो कॉल्ड शहरी वर्ग में रहने वाले लोग ज़्यादा उठाते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। देखिए क्या है, आरक्षण नीतियां प्रायः व्यापक श्रेणियों पर निर्भर करती हैं जो उन श्रेणियों के सबसे वंचित व्यक्तियों को सटीक रूप से लक्षित नहीं कर पाती है। संभव है कि आरक्षित श्रेणियों कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह वंचना के शिकार नहीं हो, फिर भी इसका लाभ उठा रहे हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कुछ दिन पहले ही एक जस्टिस रोहिणी आयोग था, एक कौन सा आयोग, रंजना प्रकाश था, कौन सा आयोग गठित किया गया है जिसने ओबीसी का क्या किया है उन्होंने, तो तार्किकरण करने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। 2017 से इस आयोग को बनाया गया था और इसने बोला है कि ओबीसी वर्ग के तहत जो 2000 जातियां आती हैं उसमें से केवल 2% ही जातियां ऐसी हैं जिन्होंने आरक्षण का मैक्सिमम लाभ उठाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मास्टर नहीं कह रहा है, मास्टर बिल्कुल बायस होकर नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग रिपोर्ट और उन सब के बारे में बता रहा हूँ। तो ये किसने बोला? तो इन्होंने बोला। अब इसके तहत उन्होंने क्या बोला कि हमें ओबीसी के तहत कुछ विशेष जातियाँ ऐसी हैं जिनको वाकई आरक्षण की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है, और इतने सालों के बाद भी 1992 के बाद से आज तक में पिछले 30 वर्षों में भी इन विचारों को आज तक ये सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाई हैं। तो ये किसने कहा है? तो ये जो आयोग गठित हुआ था उसी आयोग ने कहा है। किसी को इस आयोग का नाम पता हो तो ज़रूर बताना मुझे, मैंने बताया था, पढ़ाया भी था। लक्ष्यीकरण का अभाव है, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। कलंक और रूढ़िवादिता। आरक्षण कभी कभी आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कलंक और रूढ़िवादिता के सामना करने की स्थिति बन जाती है। वो खुद को तो कलंक नहीं मानते, दूसरे लोग उनको उस कलंक दृष्टि से देखते हैं कि ये तो आरक्षित वर्ग से है, इसको तो ज़्यादा सुख सुविधा मिला हुआ है और इसको तो कम नंबर में ही हो जाएगा। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा ही वो बन जाता है, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, वो जिनको रिजर्वेशन मिला है उनके बीच में वैमनस्यता का एक भावना डेवलप हो जाता है और उनके आत्मसम्मान और समग्र विकास को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास। आरक्षण नीतियाँ सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखती हैं, लेकिन संभव है कि वे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करें। असमानता को दूर करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। राजनीतिक शोषण। आरक्षण नीतियों का उपयोग कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए, कभी कभी हमेशा ही आरक्षण तो सबसे बड़ा राजनीतिक टूल के तौर पर उपयोग किया जाता है, सबसे बड़ा, जबकि इससे कुछ विशेष लाभ होता नहीं है। मुझसे पूछिए तो, और नौकरी ही नहीं है तो आप आरक्षण कहाँ से लाभ उठाएंगे? कॉलेज में सीटें ही नहीं है तो आप आरक्षण का लाभ कहाँ से उठाएंगे? आप मुझे बताइए। वैकेंसी निकलते हैं 500 और फिर आपको बोलते हैं कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, तो आपके साथ यही तो अन्याय है, यही तो अन्याय है भाई। पहले नौकरी की वैकेंसी तो निकालो, तब तो जाकर आरक्षण का लाभ मिलेगा। बोलते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, देते हैं बीपीएससी में सीट 300, तो कैसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? मुझे बताइएगा जरा। ओबीसी का सीट इस बार बीपीएससी में कितना है? सबसे कम ओबीसी का सीट है। जो ओबीसी फ्रेंडली गवर्नमेंट कर रहे हैं, ओबीसी का सीट सबसे कम है इस बार के बीपीएससी में। जो 69 बीपीएससी आप देकर आए हैं, सबसे कम सीट ओबीसी का है, सबसे कम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो यही वो टूल है जिसको टूल के तौर पर उपयोग बनाते हैं। संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर जो मैंने पढ़ाया है ये बिल्कुल मेरे विचार नहीं है, जिन्होंने लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में उनके विचार हैं, उनके विचारों को मैं एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा रहा था। संवैधानिक प्रावधान जो राज्य में आरक्षण प्रदान करने को सक्षम बनाते हैं। आर्टिकल 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का सक्षम बनाता है। जो महिला आरक्षण की बात की जा रही है वो इसी के तहत की जाती है। अनुच्छेद 15(4)
राज्य के नागरिकों को किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी और एसटी की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 15 नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ साथ एससी और एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए भी सक्षम बनाता है। 15.5 इन आर्टिकल को ध्यान में रखना है। 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 में देखिए 2 प्रावधान दिया। फिर आर्टिकल 16 ये सब के सब क्या करते हैं, तो राज्य को ये शक्तियाँ देते हैं कि वो आरक्षण प्रदान करे। जैसे 15.6 के तहत देखिए क्या लिखा हुआ है, खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने को बंद बनाता है। यही संशोधन करके डाला गया था, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए इसको डाला गया था संविधान में। ओके, राज्य को खंड 4-5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा जो ऊपर था एससी एसटी वर्ग के अलावा नागरिक के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। यही 2 एक्ट थे जो मिलकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जिन्होंने वैध बनाया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जिन्होंने वैध बनाया था। आरक्षण आर्टिकल 16 क्या है, तो 16.4 में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, पद आरक्षण करने के लिए जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि जो आपका पद के लिए आरक्षण होता है वो भी यहीं से होता है कि भाई इनका राज्य की सेवा में संपूर्ण रूप से इनका भागीदारी नहीं है, इनके जनसंख्या का अनुपात में इनकी भागीदारी नहीं है, इनको क्यों ना शामिल किया जाए इसमें। अनुच्छेद 16.4 में प्रावधान है कि राज्य एससी और एसटी के पक्ष पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, पदोन्नति प्रमोशन के लिए भी, यदि उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 16.6 में भी प्रावधान है कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध कर सकता है। तो इसको ध्यान रख सकते, ये संवैधानिक प्रावधान था। इसके तहत आर्टिकल 300 है, 331 है, उसमें क्या है, विधायिका जो होती है अलग अलग राज्य की और केंद्र की, उसमें जब आरक्षण दिया गया तो आर्टिकल 300 के बाद वो सब आते हैं। आरक्षण का क्या समाधान होना चाहिए भाई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अवसर अवसंरचना को नया रूप देना। हमारे अवसर अवसंरचना को नया रूप देने के लिए शिक्षा, रोजगार, क्षमता और रोजगार के 3 E's ये उन्होंने लिखा था, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट के सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता है। एजुकेशन और एक अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि एक अच्छा रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उपलब्ध करवाना, इन तीनों पर हमें ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार को कक्षा के छोटे आकार, शिक्षक योग्यता या शिक्षक वेतन पर अधिक ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय प्रदर्शन प्रबंधन, शासन, सॉफ्ट कौशल की बाध्यकारी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना चाहिए। आप शिक्षकों के वेतन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो शिक्षक पढ़ा पाते हैं कि नहीं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये कह रही है, ये पॉइंट कह रहा है। रोजगार क्षमता के मामले में अभ्यास से सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, सीखने के साथ आर्य अर्जन करने, लर्निंग वाइल अर्निंग, ये सब कुछ अपने नए एजुकेशन पॉलिसी में डाला गया, उसी की ये बात कर रहे हैं। मॉड्यूलिटी के साथ सीखने, मल्टी मॉडल डिलीवरी के साथ सीखने, सिग्नलिंग वैल्यू के साथ सीखने के 5 डिजाइन सिद्धांतों के अनुरूप प्रणाली को फिर से डिजाइन कर नियोक्ताओं से कौशल के लिए बड़े पैमाने पर वित्त पोषण को आकर्षित करना चाहिए। इसके लिए रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि डिग्री को प्रशिक्षुता से संबद्ध करने को निषिद्ध करता है। प्रशिक्षुता को नौकरी के लिए भ्रमित करता है। जो ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी को कहा जाए प्रशिक्षुता बहुत खराब हिंदी लिखा है। ट्रेनी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा है। ओके, पारंपरिक विश्वविद्यालय जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं की तरह व्यावसायिक विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है और ऑनलाइन उच्च शिक्षा के विकास को बाधित करता है। रोजगार के मामले में बड़े पैमाने पर गैर कृषि, उच्च मजदूरी, औपचारिक यानी कि इनफॉर्मल रोजगार सृजन करने के लिए, फॉर्मल रोजगार सृजन करने के लिए, इनफॉर्मल मैंने बोल दिया, फॉर्मल रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं हेतु जो रोजगार देते हैं उनके लिए रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल में कटौती आवश्यक है, जो नई श्रम संहिता पारित करने के माध्यम से मुकदमेबाजी, अनुपालन, फाइलिंग और अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये सब इन लेखक के पॉइंट हैं। लेखक जो हैं बहुत ही बड़े उम्दा टाइप के लेखक हैं और उन्होंने ही ये सब पॉइंट लाया है कि आरक्षण की जगह पर आरक्षण आप दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी आपको अपनाना पड़ेगा। जो आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जो रिजर्व बच्चे होते हैं उनमें कैपेबिलिटी भी तो डेवलप कीजिए। आप रिजर्वेशन की बात करके एजुकेशन से आँख चुरा लेते हैं। अच्छा एजुकेशन आप देंगे नहीं और आप बात करेंगे रिजर्वेशन की। पहले अच्छा एजुकेशन तो दीजिए। अच्छा एजुकेशन का भी तो अधिकार है उनको, ये केवल रिजर्वेशन का अधिकार है। अच्छा एजुकेशन का भी तो अधिकार है, वो भी दीजिए, साथ में स्किल कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। यही सब तो ये कह रहे हैं कि जब आप उनको ट्रेंड करेंगे, स्किल्ड देंगे और जब आप उनको एजुकेशन अच्छी देंगे, जब आप उनको एक अच्छा रोजगार पाने योग्य व्यक्ति बना देंगे, तब तो वो रिजर्वेशन का कोई मायने रह जाएगा, या तब दरअसल में उनको कहीं पर भी नौकरी अच्छी मिल सकती है जब वो इतना कुछ सीख लेंगे तो।
यानी कि उनकी जो आश्रित हैं वो एक ही चीज़ पर कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को तोड़ने की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, केवल रिजर्वेशन से किसी वर्ग का उत्थान नहीं होता है। अच्छी एजुकेशन देंगे, स्किल देंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तभी वो अच्छा एक नागरिक बन पाएंगे। ओके, समान व्यवहार, समानता को बढ़ावा देना एक बुनियादी पहलू है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी व्यक्तियों के साथ उचित और भेदभाव रहित व्यवहार किया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों को उनके पृष्ठभूमि जैसे उनके माता पिता की स्थिति के आधार पर अलाभ या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो। ओके, यानी कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, दरअसल में ये कह रहा है। ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा के एक समान अवसर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहां व्यक्तियों को अपने कौशल, क्षमताओं और प्रयासों के आधार पर सफल होने का समान अवसर प्राप्त हो। यह व्यक्तियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन, यानी कि निष्पक्ष आकलन भी होना चाहिए। प्रयास और साहस के आधार पर आकलन, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साहस के महत्व पर बल देने से व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्तिगत प्रयास की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए अपने देश में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आधुनिक राज्य को, मॉडर्न जो स्टेट होते हैं वो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। भविष्य में से आदर्श राज्य तब समझा जाएगा जब एक ऐसी सरकार हो जो समाज के संसाधनों का उपयोग उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास प्रदान करने के लिए करे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। तब जाके वो सरकार बनेगी, कल्याणकारी सरकार बनेगी। केवल रिजर्वेशन देने से सरकार नहीं बनती है। लेकिन यह सुरक्षा जाल कर्महीनता का पर्याय नहीं बन जाए। बेरोजगार कामगारों को कार्यरत कामगारों के समान आय नहीं मिल सकती है, क्योंकि काम करने से प्राप्त लाभ महज आय पाने तक सीमित नहीं है। इस प्रकार अमीर लोगों को सस्ता खाद्य, गैस और डीजल नहीं मिलने चाहिए। नीति को सब्सिडी के लिए आधार सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्रांति में तेजी लाने चाहिए। क्या क्या पॉइंट लिख दिया इन्होंने। मूल रूप से ये कह रहे हैं कि संसाधनों का समूल रूप से समान बंटवारा होना चाहिए, और जो आपका प्रतिफल होता है, जो आपका रिजल्ट होता है, उसमें 100% क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से क्या होगा, सभी को अपनी क्षमता दिखाने का एक मौका मिलता है। तो ये कुछ इन्होंने आरक्षण के उपाय बताए, इन्होंने ट्रेनिंग का उपाय बताया, एजुकेशन का उपाय बताया। इन्होंने बोला तरह तरह की चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं नए युग में, और संवैधानिक प्रावधान भी मैंने आपको बता दिया है। आरक्षण के क्या नुकसान हो रहे हैं और उसमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं वो भी मैंने बता दिया है आपको। और इसका क्यों देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं आज भी समाज में जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और उनको आवश्यकता होती है इस पुश फैक्टर की। इसको कहा था पुश फैक्टर, कि उनको एक थोड़ा सा एक धक्के की ज़रूरत पड़ती है, तब वो जाके समाज में ऊपर उठ पाएंगे। और ये जाति से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से प्रभावित करता है जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ कौन सा है? अगला न्यूज़ है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, और इसको क्या कहा है तो हिंदी में बंधुओं, इसको दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल कानून है ये, और इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट गिव्स नार्वेकर लास्ट चांस टू सेट टाइमलाइन फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लास्ट टाइमलाइन दिया है, देख लेते हैं क्या है। और डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री आस्क इस डिपार्टमेंट टू सेट अप सेल्फी पॉइंट टू शोकेस गुड वर्क। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक सेल्फी पॉइंट बनाइए जिसमें गुड वर्क जो आपने किया है उसको लेकर प्रसारित किया जाए, लेकिन सेल्फी पॉइंट में मोदी जी का फोटो जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बोला है, तो इसको न्यूज़ को ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ मैं आपको डिटेल पढ़ा देता हूँ कि दल बदल का कानून होता। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि दल बदल विरोधी कानून संसद या विधानसभा सदस्यों की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। आया राम गया राम, एक आपने कहावत सुना है? वो एक आया राम गया राम कहावत कब से बना? तो हरियाणा में एक विधायक महोदय थे जिन्होंने 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर 10 पार्टियां बदली थी। तो उन्हीं के नाम से ये प्रचलित हुआ था आया राम गया राम। तो यही उसी के बाद एंटी डिफेकेशन लॉ बनाया गया, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया कि भाई ऐसा तो नहीं चल सकता आया राम गया राम टाइप का, तो एक लॉ बनाओ। तो इसको बनाया गया, कब बनाया गया? 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा गया, और इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित कर सरकार में स्थिरता लाना था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52 में संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। ये वो एक्ट है जो संसद और विधायिका संसद के सदस्यों ने अपने ही खिलाफ बनाया। संसद की यही मैच्योरिटी दिखाती है, लोकतंत्र की यही मैच्योरिटी दिखाती है। उन्होंने अपने ही खिलाफ ये एक्ट बनाया कि हम ही अगर कल को कुछ गलत करते, दल बदल करते, तो हमारे ऊपर ये एक्ट लागू होगा। समझ में आ रही है चीज़ें?
और देखिए क्या है, यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। हालांकि यह संसद विधायकों के एक समूह को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने अर्थात विलय की अनुमति देता है। 2/3 से ज़्यादा अगर सदस्य एक साथ चाहें कि किसी पार्टी का हम विलय कर दें किसी में, तो वो कर सकते हैं, विलय की मंजूरी होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एनसीपी जो थी उसके बहुत सारे सदस्य कहाँ पर विलय होकर आ गए, तो बीजेपी में आ गए। उससे पहले शिवसेना को तोड़कर भी कहाँ पर ले आई बीजेपी, 2/3 से ज़्यादा, तो वो ले आई, अपने में ही ले आई। तो ये सब क्या है, तो इसको विलय कहा जाता है। ओके, इस प्रकार यह दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है। 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, लेकिन 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई, बशर्ते उसके कम से कम 2/3। पहले जब बनाया गया तो 1/3 था, लेकिन बाद में 2/3 कर दिया गया। 2/3 सदस्य अगर 66% लोग चाहेंगे किसी पार्टी का विलय होना, तभी वो विलय हो सकते हैं, नहीं तो विलय नहीं हो सकते हैं। ओके, इस प्रकार इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन के किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए मामले को सदन के सभापति अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि न्यायिक समीक्षा का अधीन होता है। हालांकि कानून एक समय सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले पर फैसला करना होता है। दल बदल के मामले पर फैसला करने के लिए कोई कानूनी सीमा नहीं निर्धारित की गई है। किसके लिए, तो पीठासीन अधिकारी के लिए, यानी स्पीकर के लिए। ओके, अयोग्यता का आधार क्या होता है? यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो ये भी अयोग्यता का आधार होगा। यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश विपरीत सदन में मतदान करता है, यानी कि व्हिप, जो व्हिप जारी होता है, व्हिप के विपरीत जाकर जब आप मतदान करते हैं कोई भी सदस्य, जैसे मान ले उनको बोला गया कि आप सीएए पर बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे, लेकिन उन्होंने सीएए पर बीजेपी के समर्थन में वोट कर दिया, तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लग सकता है और उनको पार्टी से, सदन से निष्कासित किया जा सकता है। व्हिप जो होता है ये किसी भी पार्टी के व्हिप सचिव के द्वारा जारी की जाती है, निषेचक के द्वारा जारी की जाती है, और व्हिप जारी होने के बाद आप व्हिप का उल्लंघन करना, दल बदल कानून आप पर लग जाता है। व्हिप, ये शब्द याद रखिएगा। उनकी अयोग्यता के लिए पूर्व शर्तों के रूप में ऐसी घटना 15 दिन के भीतर उनकी पार्टी अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी उसको अयोग्य माना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, अयोग्यता के आधार को और दल बदल कानून को। अंतिम बार इसमें संशोधन कब हुआ था? 2003 में 91 संशोधन के द्वारा, और 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोदी अनवील लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी। इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी, या इसको ब्लू इकोनॉमी भी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी से सवाल पिछले साल 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे अनवील द अमृतकाल विजन ऑफ 2047, a long-term blueprint of Indian maritime blue economy while inaugurating Global Maritime Indian Summit 2023 मुंबई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया गया। पहली बात तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मुंबई में आयोजित हुआ है। मुंबई में आयोजित हुआ है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 2023 में आयोजित किया गया है मुंबई में। इसी को उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एड्रेस किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और उसमें भारत का जो ब्लूप्रिंट है किसको लेकर? तो मैरीटाइम इकोनॉमी को लेकर, समुद्र आधारित इकोनॉमी को लेकर उसको उन्होंने जारी किया। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमोटिंग सस्टेनेबल practice and facilitating global collaboration, underscoring the role of sea route in global trade। और देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारा कुछ बोला। उसके बाद मैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर मोदी लेड दैट फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 23,000 करोड़ दैट अलाइन विथ इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के साथ चल रहा है और इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को भी बोला कि आप भी इसमें शामिल होइए, इसको प्रमोट कीजिए। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा गया है। ब्लू इकोनॉमी के क्या लाभ हैं, क्या उसके नुकसान हैं, किस प्रकार से भारत उसमें काम कर रहा है, कौन कौन सी योजनाएं ब्लू इकोनॉमी को लेकर भारत सरकार चला रही है, तो इसको लेकर आपको पढ़ना चाहिए उसको। नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है? नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी अन्वेषण, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और परिवहन के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सतत का ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल उपयोग के साथ समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के संरक्षण को भी संदर्भित करती है। भारत में नीली अर्थव्यवस्था में नौवहन, पर्यटन,
मत्स्य पालन, अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण सहित कई सारे क्षेत्र शामिल हैं। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं जो ब्लू इकोनॉमी के तहत शामिल हैं। उल्लेखनीय कि विश्व व्यापार का 80% समुद्र के माध्यम से होता है। दुनिया की 40% आबादी इसके आस पड़ोस में रहती है। 3 बिलियन से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर होते हैं, ब्लू इकोनॉमी पर निर्भर होते हैं। नीली अर्थव्यवस्था का महत्व क्या होता है? परिवहन के लिए इसका महत्व है। परिवहन के अलावा शिपिंग उद्योग का भी विस्तार हो रहा है। परिवहन के लिए देखिए, भारत के 9 तटीय राज्यों में 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह बने हुए हैं। 7,500 किलोमीटर की हमारी तटरेखा है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था परिवहन के माध्यम से 95% व्यवसाय का समर्थन करती है। इसके सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान है। ओके, अगला कौन सा है? अपतटीय ऊर्जा उत्पादन भी होता है, ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है भारत में। भारत में अपतटीय पवन और सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए अवसर भी मौजूद हैं, जो देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। एक्वाकल्चर और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, नीली अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के विकास का समर्थन कर सकती है, जिनमें देश के खाद्य सुरक्षा में योगदान करने और महासागर पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार लाने की भी क्षमता होती है। ये नोट आपको मिलता है PDF पेड ग्रुप में हमारे। ओके, सतत विकास के लक्ष्यों के साथ तालमेल, संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत विकास लक्ष्यों SDG, विशेष रूप से SDG 14 जल निमग्न जीवन, लाइफ बिलो वाटर का समर्थन करता है। और इसके साथ तारतम्यता कौन सा चीज़ बिठा रहा है? तो इंडिया का जो मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी को लेकर हमारा जो ब्लूप्रिंट है, हमारी जो रूपरेखा है, अमृतकाल यानी कि 2047 तक के लिए जो है, उसमें ये तारतम्यता बिठाया जा रहा है। भारत के सामने चुनौती कौन कौन सी अब नीली अर्थव्यवस्था को लेकर? तो सबसे पहली चुनौती हर जगह जो हमारी होती है वो यहाँ पर भी है, अवसंरचना की कमी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसको हम बना भी रहे हैं। बंदरगाह, हवाई अड्डे और सड़क वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। ओवर शिपिंग, भारत के तटीय जल क्षेत्र में ओवर शिपिंग एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें मछली के भंडार में कमी आ सकती है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है। ओवर फिशिंग है, सॉरी, ओवर शिपिंग बोल दिया मैंने, ओवर फिशिंग, हद से ज़्यादा मछली मारना समुद्र के किनारे में। इसके कारण से पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है, कोरल्स को भी नुकसान पहुंचता है, और आपका जो अलग अलग समुद्री जैव विविधता होती है उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। ये ओवर फिशिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। समुद्री प्रदूषण भी एक समस्या है। तेल रिसाव, प्लास्टिक अपशिष्ट, औद्योगिक गंदे प्रवाह जैसे स्रोतों से होने वाले प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बहुत भारी नुकसान पहुँचाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भी नुकसान हो रहा है भारत का। भारतीय नीनो जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव तटीय समुदाय के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। मत्स्य ग्रहण के लिए भारत श्रीलंका संघर्ष भी होता है। पाक की जनसंधि जो है वहाँ पर है, बहुत सारे श्रीलंका में हमारे देश के मछुआरे बंद हैं कैद बनकर। क्यों बंद हैं भाई? तो क्योंकि उनको पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि समुद्री सीमा वहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाती, वहाँ पर कोई खंभा तो नहीं गड़ा है। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद होता है हमारा, पाकिस्तान के साथ भी होता है और श्रीलंका के साथ भी होता है। अब देखिए, भारत सरकार कुछ मिशन चला रही है कि इनको लेकर, तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने को लेकर डीप ओशियन मिशन है, सतत विकास के नीली अर्थव्यवस्था, और भारत नॉर्वे कार्यबल भी है। भारत नॉर्वे का एक कार्यबल वर्कफोर्स काम करता है इस पर। सागरमाला परियोजना है, ओ स्मार्ट पहल है, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन है, राष्ट्रीय मत्स्य नीति है, और नाविक एक अभी हाल फिलहाल में सैटेलाइट लगाया गया है, जो नीली अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही लगाया गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए, जो PT फैक्ट है आपका क्या है कि मोदी जी के तहत देखिए 3 चीज़ें मोदी जी के तहत आती है। पहला कौन सा? पहला आता है ISRO, इसरो। दूसरा आता है आपका परमाणु। 2 चीज़ें मुख्य रूप से, परमाणु से जुड़े हुए सभी मुद्दे और इसरो से जुड़े हुए सभी मुद्दे, ये किनके तहत आते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री के डायरेक्ट क्षेत्राधिकार में आता है। यानी कि इसरो से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा तो उसको कौन हल करेंगे मंत्रालय का स्तर पर? तो वो प्रधानमंत्री महोदय के डायरेक्ट अंदर आता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका तात्पर्य होता है डायरेक्ट अंदर आता है उनका। ओके, तो उन्होंने निर्देशित किया है, कल उन्होंने मीटिंग की इसरो के वैज्ञानिकों के साथ। उन्होंने बोला इसरो को कि भाई साहब थोड़ा सा और बड़ा सोचो, और 2040 तक मैन ऑन मून, यानी कि 2040 तक भारत का एक आदमी चांद पर उतर जाना चाहिए, इसको लेकर मिशन बनाओ। और उन्होंने क्या बोला है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा फैक्ट ही है अभी ये, क्योंकि ये सब फैक्ट में ही पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसरो टू सेटअप एन इंडियन क्राफ्टेड इंडिजिनस स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष केंद्र हमें स्थापित करना है। सैटेलाइट वहाँ पर ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, 2035 तक। और मून पर कब कदम रखना है भारतीयों को? तो 2040 तक। बस इस न्यूज़ में आपके लिए यही था, बस और कुछ नहीं था। और गगनयान मिशन 2 शेड्यूल ही है। गगनयान में क्या होगा, पहली बार कोई भारतीय अपने भारत के एयरक्राफ्ट में बैठकर, मतलब भारत के रॉकेट में बैठकर, और वो कहाँ पर जाएंगे? तो अंतरिक्ष में जाएंगे। ओके, तो ये 2024 के लिए या 25 के लिए प्रस्तावित है, अगले साल हो सकता है। और 2040 में हम मून पर कदम रखेंगे। 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाना चाहिए।
तो ये मोदी जी ने बोल दिया उनको, अब वो काम में लग जाएंगे। तो आप भी अपना काम कीजिए। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।